हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चरण हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता भी, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, द्विवेदी युग हम करने लग रहे हैं और द्विवेदी युग के 153 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, और हर एक क्लास में मैं आपको 35 क्वेश्चन करवाती हूँ। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो भाई, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, ये आपको बताना है। तो जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, रामकृष्ण दास ने, आनंद दुलारे वाजपेयी ने। तो हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भाई मुकुटधर पांडे ने किया है। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देखते हैं, हिंदी में स्वच्छंदता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया। इन्हें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक स्वीकार किया है। मुकुटधर पांडे लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे भाई। ठीक है, जो मुकुटधर पांडे है ये लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे, यानी छोटे भाई थे। इन्हें पांडे बंधु भी कहा जाता है भाई। ठीक है, क्या कहा जाता है इन दोनों को, पांडे बंधु भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 155वां क्वेश्चन है, किस साहित्यकार ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर वंदना की है। क्या भाई, कौन सा ऐसा साहित्यकार है जिसने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। तो मैथिली शरण गुप्त ने, माखनलाल चतुर्वेदी ने, रामधारी सिंह दिनकर ने या हरिओद ने। तो मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की है। साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त ने राष्ट्र यानी मातृभूमि को सगुण मूर्ति सर्वेश की कहकर इसकी वंदना की है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण की मातृभूमि कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की है, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। तो ये मातृभूमि कविता है मैथिली शरण गुप्त की, उनकी ये पंक्तियां है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है 156वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही काल क्रमानुसार विकल्प हमें बताना है। भाई कौन सा सही है, भारत भारती, यशोधरा, साकेत और विष्णु प्रिया। तो भाई जो भारत भारती है इसका प्रकाशन हुआ था 1912 ईस्वी में। ठीक है, जो यशोधरा है इसका प्रकाशन हुआ था 1932 में, साकेत का हुआ था 1931 में और विष्णु प्रिया का हुआ था 1957 में भाई। ठीक है, तो सबसे पहले भारत भारती आएगी, तो भाई ये ऑप्शन तो कट गया। अब देखो 1957 में विष्णु प्रिया है, यानी इनमें से सबसे लास्ट में विष्णु प्रिया आएगी। तो देख लेते हैं लास्ट में किसमें, इसमें है और इसमें है, तो इसलिए सी ऑप्शन भी कट गया। ठीक है, अब दो रह गए हैं, पहले भारत भारती दोनों में है भाई, फिर 1931 साकेत, साकेत भाई डी में है, इसलिए ए बी ऑप्शन कट हो गया। फिर 1932 में यशोधरा, ठीक है, 1957 में विष्णु प्रिया। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, भारत भारती, साकेत, यशोधरा और विष्णु प्रिया। व्याख्या में देख लेते हैं, डी ऑप्शन अपना ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम निम्नलिखित है। तो रचना और प्रकाशन वर्ष, भारत भारती 1912 ईस्वी में का प्रकाशन हुआ था भारत भारती का, साकेत का 1931 में हुआ था, यशोधरा का 1932 में हुआ था और विष्णु प्रिया का 1957 में प्रकाशन हुआ था। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, जो भाई कविता कौमुदी है, ठीक है, ये किसकी रचना, ये राम नरेश त्रिपाठी जी की है। ठीक है, और इससे संबंधित क्या है जो सही नहीं, यानी जो गलत कथन है वो हमें बताना है। और देखते हैं, यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। कविता कौमुदी के विषय में बात हो रही है, यह खंड जो है 10 खंडों में विभक्त है। देखते हैं आगे, इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित है, ये बिल्कुल ठीक है। जो कविता कौमुदी है भाई इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं संकलित है, बिल्कुल ठीक है। बांग्ला और संस्कृत की कविताओं को भी इस संग्रह में सम्मिलित किया गया है, ये भी बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, जो कविता कौमुदी है भाई इसमें हिंदी उर्दू की तो कविताएं हैं और इनके अंतर्गत
बांग्ला और संस्कृत की कविता को भी इसमें संग्रहित किया गया है। डी ऑप्शन है, इसमें एक भाग में ग्राम गीतों का भी संग्रह किया गया है। ठीक है, जो कविता कौमुदी है इसके एक भाग में भी क्या है, जो ग्राम गीत है इनका भी संग्रह किया गया है भाई। तो अपना ए ऑप्शन ठीक रहेगा। जो कविता कौमुदी है इसके 10 खंड, ये 10 खंडों में विभक्त है, ये क्या है, गलत है भाई। ठीक, और इसमें गलत ही पूछा था, इसलिए अपना ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। रामनरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित गलत कथन है। यह संग्रह 8 खंडों में विभक्त है। तो कितने में विभक्त है भाई, रामनरेश त्रिपाठी का कविता कौमुदी 8 खंडों में विभक्त है। आपको ध्यान रखना 8 खंड है भाई कविता कौमुदी में। कविता कौमुदी में 15,000 से अधिक लोकगीतों का संग्रह है। कितने में, 15,000 से ज्यादा लोकगीत क्या है इसमें संग्रह किए गए हैं कविता कौमुदी में, जिन्हें त्रिपाठी जी 1925 से 1930 के बीच अवध के गांव-गांव में घूम घूम कर संग्रहित किया था। जो रामनरेश त्रिपाठी जी है उन्होंने 1925 से लेकर 1930 के बीच जो अवध प्रांत है इसके गांव थे उसमें घूम घूम कर संग्रहित किया था इन गीतों को। ठीक है, जो कविता कौमुदी में है भाई 15,000 के अधिक। इसमें सोहर, कजरी, बिरहा, होरी, मेला गीत, विवाह गीत, विदाई गीत आदि शामिल है भाई। अगला क्वेश्चन है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविताएं हो सकती है। तो उक्त कथन किस विद्वान का है भाई। तो इनमें से जो ये कथन है, ठीक है, जो नीचे हमारे पास विद्वान दे रखे हैं, ये किसका कथन है, जो ऊपर है भाई। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या गुलाब राय, बाबू गुलाब राय का है। तो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु पक्षी से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविताएं हो सकती है। तो ये कथन भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी का रहेगा। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत सभी पर कविताएं हो सकती है। यह कथन भाई आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है। जो भारत भारती रचना है इसका उद्देश्य क्या था, ये हमें बताना है। तो अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। तो भाई डी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तीनों की तीनों क्या है, इस कविता का उद्देश्य रहा है। जो तीनों बातें हैं, एक अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को हमें सार्थक बनाना चाहिए, भविष्य का हमें निर्माण करना चाहिए। भारत भारती कविता है इसका उद्देश्य रहा है भाई। डी ऑप्शन ठीक है। भारत भारती की रचना का उद्देश्य इस प्रकार है, अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना, भविष्य का निर्माण करना। मैत्री शरण गुप्त भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुर्शद सहेली तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है भाई इनको। अगला क्वेश्चन है, हरियोधकृत उस महाकाव्य का नाम लिखिए जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। ठीक है भाई, हरियोध जी का ऐसा कौन सा महाकाव्य है जिसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। तो चौके चौथे, प्रिय प्रवास, वेदी वनवास, या उद्धव शतक। तो प्रिय प्रवास है, ठीक है, इसमें संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है भी। तो भी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है। हरियोधकृत प्रिय प्रवास महाकाव्य में संस्कृत छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें 17 सर्ग है। इसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हरियोध ने पारिजात प्रबंध काव्य की रचना की। इसमें 15 सर्ग है। इसमें आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों का वर्णन है। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा गया। क्या कहा गया अभी प्रिय प्रवास को? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। ठीक है, प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांगना विलाप था। अगला क्वेश्चन है, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है? भाई इनमें से कौन सा ऐसा कवि है जिसको राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी? तो श्रीधर पाठक को, बाल मुकुंद गुप्त को, सियाराम शरण को, मैथिली शरण गुप्त को।
तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को मिली थी। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवि है। गुप्त जी की रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, सिद्धराज, हिंदू, वेतालिका, पंचवटी। आगे क्वेश्चन है, द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? जो द्विवेदी युग है भाई, इसको जागरण काल किसने कहा है, ये हमें बताना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बाबू गुलाब राय ने। तो द्विवेदी युग को भाई जागरण काल डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। बी ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। द्विवेदी युग को डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल कहा है। इसकी समय अवधि 1900 से लेकर 1918 ईस्वी मानी है। आचार्य शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान कहा है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने भी द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान माना है, के अंतर्गत रखा है तथा समय अवधि 1893 से 1918 ईस्वी माना गया है। नोट पर्सन में जागरण काल दिया गया है, जो कि असंगत है। डॉक्टर नगेंद्र द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। पंक्तियां किसकी है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, श्याम नारायण पांडे की, मैथिली शरण गुप्त की या श्रीधर पाठक की है? तो भाई ये पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रहेंगी और प्रिय प्रवास से ये ली गई है। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। पंक्तियां उनके संबंधित कवि इस प्रकार है, हमें देखने हैं। पंक्तियां दे रखी है और उनके कवि हमें दे रखे हैं। दिवस का अवसान संयुक्ता, गगन था कुछ लोहित हो चला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की पंक्ति और प्रिय प्रवास से ली गई है। आगे, आज यही पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। क्या भाई आज यही पावन अवधि पर दीप जलाने आया हूँ, श्याम नारायण पांडे की है हल्दी घाटी कविता से। वंदनीय वह देश जहाँ के देसी निज अभिमानी हो, बंधवता में बंधे परस्पर परता के अज्ञानी हो। तो ये श्रीधर पाठक की पंक्तियां रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की है? ठीक है भाई, तो देखो लगातार एक क्वेश्चन आने लग रहा है, आप भी देख रहे होगे लगातार क्वेश्चन आने लग रहा है। तो भाई किसने की है? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने सारी कविताएं पूछी है ब्रज भाषा में, क्या द्विवेदी युग का कवि है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने, माखन लाल चतुर्वेदी ने, बाल कृष्ण शर्मा नगे ने। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने की है भाई ब्रज भाषा में रचना, द्विवेदी युग के ये कवि हैं। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। द्विवेदी युग के कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर है, जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में की हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। रत्नाकर की रचनाएं हैं गंगावतरण, उद्धव स्तक, हरिश्चंद्र, हिंडोला, सिंगार लहरी, कलकासी और विरासत। तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं रहेंगी भाई। अगला क्वेश्चन 165वां, जयद्रथ वध रचना है। जो जयद्रथ वध रचना है ये किसकी है? तो प्रसाद की है, निराला जी की है, दिनकर की है, मैथिली शरण गुप्त की है। जयद्रथ वध वही रचना मैथिली शरण गुप्त की है। तो अपना डी आंसर ठीक रहेगा। जयद्रथ वध रचना मैथिली शरण गुप्त की रहेगी। गुप्त जी की अन्य रचनाएं हैं रंग में भंग, किसान, विकट भट्ट, गुरुकुल, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, हिंदू, वेतालिका और पंचवटी। अगला क्वेश्चन है, माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद किसने किया है? क्या भाई जो माइकल है इनका माइकल मधुसूदन दत्त कृत क्या है? मेघनाथ वध। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? तो मैथिली शरण गुप्त ने, रामचंद्र शुक्ल ने, बालकृष्ण भट्ट ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो माइकल के भाई जो माइकल मधुसूदन है इनका जो मेघनाथ है इसका हिंदी में अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने किया। माइकल मधुसूदन दत्त कृत मेघनाथ वध का हिंदी अनुवाद मैथिली शरण गुप्त ने मधुप उपनाम से किया। किस नाम से किया? मधुप उपनाम से किया है। इनके अनुदित काव्य है प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध, वृत्त संहार। अगला क्वेश्चन है, काव्य मंजूषा के रचयिता है। जो काव्य मंजूषा इसके रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है, प्रताप नारायण मिश्र है, बाल मुकुंद भट्ट है,
महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो भाई डी आंसर अपना ठीक रहेगा, काव्य मंजूषा के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी रहेंगे। ये भट्ट नहीं आएगा, गुप्त आएगा, बाल मुकुंद गुप्त है। काव्य मंजूषा के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के काव्य संग्रह कौन कौन से देख लेते हैं। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी है, इनके काव्य संग्रह कौन से हैं। सुमन है, कान्य कुब्ज अबला विलाप है, देवी स्तुति स्तक है, कान्य कुब्जावली है, वर्तमान। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है सरगो नरक ठिकानो नाही। क्या भी सरगो नरक ठिकानो नाही, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है। नहीं बताना, जो मैथिली शरण गुप्त जी इनकी रचना नहीं है। प्रिय प्रवास, रंग में भंग, जयद्रथ वध या पंचवटी। तो प्रिय प्रवास मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना रहेगी। रंग में भंग, जयद्रथ वध और पंचवटी इन्हीं की रचनाएं है। व्याख्या में देखते हैं, प्रिय प्रवास रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बल्कि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का प्रथम नाम वृजांगना विलाप था। यह संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्ण वृत्तों पर आधारित है। कौन सा भी, प्रिय प्रवास। रंग में भंग, जयद्रथ वध, पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। आगे है भाई क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है। जो भी रामनरेश त्रिपाठी की नहीं है वो हमें बताना है। तो भाई पथिक है, सौपन है, मिलन है, लेकिन शांत पथिक इनकी नहीं है। ठीक है, ये शांत पथिक किसकी है ये हम देख लेते हैं। व्याख्या में देखते हैं, शांत पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना नहीं है, बल्कि ये श्रीधर पाठक की रचना है। शांत पथिक किसकी है, श्रीधर पाठक की रचना है। पथिक, सौपन एवं मिलन रामनरेश त्रिपाठी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य है। कौन सा प्रसिद्ध काव्य भी, कमायनी है, प्रिय प्रवास है, कुरुक्षेत्र या साकेत है। तो प्रिय प्रवास भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का प्रसिद्ध काव्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, जिसका प्रकाशन 1914 में हुआ। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, प्रिय प्रवास, और 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। काव्य और रचनाकार देख लेते हैं। जो कमायनी है इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है। कुरुक्षेत्र के दिनकर जी हैं। साकेत के मैथिली शरण गुप्त रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। ठीक है, जो मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है वो हमें बतानी है। भारत भारती, जयद्रथ वध, प्रेम पथिक या यशोधरा। तो प्रेम पथिक जो है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है भाई। तो किसकी है, जयशंकर प्रसाद की रचना रहेगी। जबकि भारत भारती, जयद्रथ वध तथा यशोधरा मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं है। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है। क्या है भाई, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रवादी कवि है, जन कवि है, कवि सम्राट है या सामंजस्यवादी कवि है। तो मैथिली शुक्ल जी के अनुसार हमें बताना मैथिली शरण गुप्त जी क्या है, कौन से कवि है। तो सामंजस्यवादी कवि रहेंगे। डी आंसर हमारा ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त सामंजस्यवादी कवि है। इन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है, भी आपको ध्यान रखना है। इन्हें भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को कहा जाता है। और कवि सम्राट किसको कहा जाता है भाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। अगला क्वेश्चन है, गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मंद में झूमने या झीमने वाले कवि नहीं है। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य निम्नलिखित विचारकों में से किसका। देखो अभी ऊपर आया, अगर कोई बच्चा इसको समझ सकता है, ध्यान से उसने क्वेश्चन को पढ़ा है, ठीक है, और सोल्व किया है, तो आप यही से पता कर सकते हैं ये कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। देखो ये रहा, शुक्ल जी के अनुसार मैथिली शरण गुप्त है सामंजस्यवादी कवि है। व्याख्या में देखते हैं, ये ऑप्शन ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मन में झूमने
वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इन्होंने भारत भारती लिखने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? भाई अनुदित रचना हमें बतानी है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ वध या नहुस। ठीक है, तो देखो पंचवटी भी मैथिली शरण गुप्त की है, जय भारत भी इन्हीं की है, मेघनाथ वध भी इन्हीं की है और नहुस भी इन्हीं की है। लेकिन ये पंचवटी, महाभारत और नहुस ये क्या है, मौलिक है। और मेघनाथ वध क्या है, ये अनुदित है भाई। ठीक है, इन्होंने अनुवाद किया है मेघनाथ वध का। मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त की अनुदित रचना है। इनकी दो अन्य अनुदित रचनाएं हैं, प्लासी का युद्ध और वृत्त संहार। मौलिक रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, जय भारत, नहुस, किसान विकट भट्ट, गुरुकुल, भारत भारती, झनकार, द्वापर, विष्णुप्रिया, वेतालिका, सिद्धराज, यशोधरा, हिंदू, पंचवटी, साकेत। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत को कहा जाता है। एक जो रामचरितमानस है तुलसीदास की, उसके बाद राम काव्य का दूसरा स्तंभ साकेत को कहा जाता है, जो मैथिली शरण गुप्त जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफी कृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। ये काव्य पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित है? क्या भाई, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचल कर मत साल। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी है? महादेव वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त की, सुमित्रानंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की है। तो भाई ये काव्य पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की रहेंगी। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां है, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और ये काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की और काफी बार पेपर में पूछी जाती है। 176वां क्वेश्चन है, मधुप उपनाम से काव्य अनुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से भी, अभी पीछे भी क्वेश्चन आता, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। बी आंसर बिल्कुल ठीक है। मधु उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने बांग्ला कवि माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने भारत भारती की रचना के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, और वही जो मधु उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने जो बांग्ला के कवि माइकल मधुसूदन दत्त थे, ठीक है, माइकल मधुसूदन दत्त थे, इनकी रचनाओं का अनुवाद किया है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गुप्त जी को हरि गीतिका का बादशाह कहा जाता था। ठीक है, हरि गीतिका छंद का बादशाह कौन से कवि को कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, ये हमारे की पॉइंट है और यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विषम में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति किस काव्य ग्रंथ में लिखी है? तो पंचवटी में लिखी है, साकेत में, नहुस में, विष्णुप्रिया में। तो साकेत में ये पंक्तियां लिखी है मैथिली शरण गुप्त ने। व्याख्या में देख लेते हैं। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। आधुनिक दृष्टिकोण से प्रेरित मैथिली शरण गुप्त ने राम के विषय में यह काव्योक्ति साकेत काव्य ग्रंथ में लिखी है। पंचवटी, नहुस तथा विष्णु प्रिया गुप्त जी की काव्य रचनाएं हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती, कमलिन कुल वल्लभ की प्रभा। तो इन काव्य पंक्तियों का आशय क्या है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं क्या है इन कवियों का आशय, इन पंक्तियों का। सूर्यास्त हो गया है, पहला क्या है, सूर्यास्त हो गया है, नहीं बिगलता। आसमान में लालिमा फैल
फैलने लगी है, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या क्वेश्चन था, दिवस का अवसान समीपता, गगन था कुछ लोहित हो चला। ठीक है, तो आसमान में लालिमा फैलने लगी है, तो बी बिल्कुल हमारा ठीक रहेगा। तो भी किस किस में है, तो भाई इसमें भी, इसलिए कट गया। आगे देखते हैं, चिड़िया अपने नीड़ों में विश्राम कर रही हैं, ये नहीं है भाई। पेड़ों की फुलंगनियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान है, ये भी ठीक है, बी और डी ठीक है, इसलिए बी आंसर अपना ठीक रहेगा, क्योंकि है ना, तरु शिखर पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, तो पेड़ों की फुलंगनियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी भाई। तो अपना बी और डी ठीक है, यानी बी आंसर, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। बी ऑप्शन ठीक है, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखर पर थी अब राजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तो इस काव्य पंक्तियों का आशय है, आसमान में लालिमा फैलने लगी थी, पेड़ों की फुलंदियों पर सूरज की आखिरी किरण विराजमान थी, और जो उपयुक्त पंक्तियां ये हरियोध कृत प्रिय प्रवास से ली गई है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के संबंध में कौन सा कथन सही है, भाई हमें सही कथन बताना है भारत भारती के विषय में, तो कौन सा कथन सही है ये हम देखते हैं। तो भाई सही विकल्प यानी वो दे रखे हैं, चलो देख लेते हैं इसे। भारत भारती की रचना मुदस्सिर मुहद्दो जज्जे इस्लाम की प्रेरणा से हुई, क्योंकि हमने ऊपर देखा ना, तो ये बिल्कुल ठीक है। आगे है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने में यह कृति विफल रही, गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तो रही थी सफल। आगे है, गुप्त जी भारत दर्पण के लेखक ब्रज मोहन दत्त कैफी से भी प्रभावित थे, बिल्कुल ठीक है भाई, ए और सी तो बिल्कुल ठीक है। इसमें आख्यान भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया गया, ये बिल्कुल गलत है, तो ए और सी अपना ठीक है, ए सी ठीक है, ध्यान रखना ए और सी ठीक है, ए सी यहाँ पे है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा भाई, ए ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। भारत भारती के संबंध में ए और सी का सही है, भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, गुप्त जी ने भारत भारती की रचना मुशद्दे मुद्दो जज्जे इस्लाम के प्रेरणा से की थी, और यह भारत दर्पण के लेखक ब्रज मोहन दत्त कैफी से भी प्रभावित थे, कौन भाई, मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन है, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है। क्या भाई अच्छी हिंदी बस एक क्या भाई बस एक ही व्यक्ति लिखता था, यह कथन किस आलोचक ने किसके बारे में कहा है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी निराला के लिए नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा है, बिल्कुल ठीक है भाई, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद गुप्त के बारे में कहा, भाई अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, कौन भाई, बाल मुकुंद गुप्त, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है बाल मुकुंद गुप्त के विषय में। व्याख्या में भी यही है, बिल्कुल। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। ठीक है भाई, जो द्विवेदी युग है, इस जो कविता है, इसमें जो कविताएं लिखी गई है द्विवेदी युग में, उसकी मुख्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, ये हमें बताना है। तो समाज सुधार बिल्कुल था भाई, गीति काव्य की प्रचुरता बिल्कुल नहीं थी, स्वच्छंदतावाद हल्की फुल्की थी इसमें, लेकिन नहीं थी इतिवृत्तात्मकता, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये तो काफी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है भाई द्विवेदी युग की, तो ए और डी बिल्कुल ठीक रहेगा, सी आंसर ठीक है। दी गई प्रवृत्ति में समाज सुधार एवं इतिवृत्तात्मक द्विवेदी युगीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधारकाल नाम से अभिहित किया है। तो क्या कहा डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधारकाल, ठीक है, और इसकी समय अवधि भाई 1900 से लेके 1918 ईस्वी मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है। जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने द्विवेदी युग को भी नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत रखा है, और इसकी समय अवधि 1893 से 1918 ईस्वी मानी है। खड़ी बोली हिंदी के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। जो खड़ी बोली हिंदी है, इसके विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। इस युग का नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से युगम सही है। जो भाई सही युगम है वो हमें बताना है,
ठीक है, तो सही उगम हम बताते हैं कौन सा है इसमें। तो देख लेते हैं भाई, जो विष्णु प्रिया है, विष्णु प्रिया क्या है, एक खंड काव्य है। विष्णु प्रिया क्या है भाई, एक खंड काव्य, बिल्कुल ठीक है। और ये मैथिली शरण गुप्त जी का रहेगा, ये ऑप्शन अपना ठीक है। सिद्धराज, जो सिद्धराज है ये भी क्या एक खंड काव्य है, और सिद्धराज भी मैथिली शरण गुप्त का रहेगा भाई। ठीक है। साकेत क्या है, ये महाकाव्य, बिल्कुल ठीक है। और किसका है, मैथिली शरण गुप्त जी का ही रहेगा ये। ठीक है। और जो जय भारत है, ये भाई मुक्तक काव्य नहीं है, जय भारत मुक्तक काव्य नहीं है, ये क्या है, ये एक खंड काव्य है। हमने पीछे भी ये देखे हैं खंड काव्य, और ये भी मैथिली शरण गुप्त जी का ही रहेगा। तो विष्णु प्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत खंड काव्य। तो इसमें क्या है, सही पूछा तो अपना गलत क्या है, 4 है। तो 1 2 3 हमारे ठीक रहेंगे। तो 1 2 3 किसमें है, 1 2 3, ये रहा सी आंसर, बिल्कुल ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सी आंसर अपना ठीक रहेगा। ये तो मैंने आपको करवा दिया। आगे देख लेते हैं, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है। क्या भाई, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता कौन है, ये हमें बताना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, गुरु भगत सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह या श्रीधर पाठक। तो ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक रहेंगे। डी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। व्याख्या में देख लेते हैं, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता श्रीधर पाठक हैं। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि। तो पूछा जाता है ना, प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है, तो श्रीधर पाठक है भाई, खड़ी बोली के। श्रीधर पाठक की प्रमुख कृति कश्मीर सुषमा, जो भाई कश्मीर सुषमा है श्रीधर पाठक की, ये ब्रज भाषा में, किसमें, ब्रज भाषा में। वनाष्टक, देहरादून, भारत भारती, जगत सच्चाई सार, सर्वज्ञ वीणा, धनंजय, धन विजय, गुणवंत हेमंत आदि इनकी रचनाएं रहेंगी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख कृतियां है भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, प्रेम सरोवर आदि। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं प्रेम संपत्ति लता, हम पीछे कर चुके हैं भाई भारतेंदु युग में। ठीक, 1885 ईस्वी। श्याम लता 1885, श्याम सरोजनी 1886, देवयानी 1886, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की नहीं है भाई, नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो हमें बतानी है। प्रेम पंचीसी तो है भाई, इसकी प्रेम पंचीसी है, सौ पर इनकी नहीं है, ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना रहेगी। पुष्पांजलि है भाई गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की, और कृषक क्रंदन भी गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की रचना रहेगी। तो बी आंसर अपना ठीक रहेगा। जो सौपन है ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है भाई। तो निम्नलिखित में से सौपन, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की रचना नहीं है, बल्कि ये रामनरेश त्रिपाठी की रचना है। रामनरेश त्रिपाठी की अन्य रचनाएं हैं मिलन 1917 ईस्वी, पथिक 1920 ईस्वी, मानसी 1927 ईस्वी, कविता कौमुदी आदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रहेंगी। जबकि प्रेम पंचीसी, पुष्पांजलि, कृषक क्रंदन, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बनी, त्रिशूल तरंग आदि रचनाएं गया प्रसाद शुक्ल स्नेह की है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग नामकरण किया गया, द्विवेदी युग नामकरण किसने किया है। जो द्विवेदी युग है ये नाम किसने दिया है, तो ये हमें बताना है। तो नामकरण किया गया है तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पे नहीं, अभी पीछे क्वेश्चन आता, शांति प्रिय द्विवेदी के नाम पे नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर किया गया है। इन्होंने गद्य और पद दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की है। इनके द्वारा रचित अनुदित व मौलिक 80 ग्रंथ है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह निम्नांकित है, काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला, विलाप आदि ये महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही संग्रह रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता कौन है। जगत सच्चाई सार जो कविता है इसके रचयिता कौन है, ये हमें बताना है भाई। तो नाथुराम शर्मा है, देवीदास शुक्ल है, श्रीधर पाठक है, या इनमें से कोई नहीं। तो जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता श्रीधर पाठक जी रहेंगे।
सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक है भाई। जगत सच्चाई सार, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत आदि द्विवेदी युग के स्वतंत्रतावादी कवि श्रीधर पाठक की काव्य कृतियां है। श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित काव्य इस प्रकार है। मूल रचना, मूल रचना, मूल रचनाकार और अनुदित रचना, ये श्रीधर पाठक द्वारा जो भाई अनुवाद किए गए हैं मूल रचना से, ठीक है, वो है ये। तो देखते हैं यहाँ पे सरफर्ड एंड फिलासर, ये गोल्डस्मिथ की रचना है और अनुदित किया है गडेरिए और दार्शनिक नाम से। हर्मिट का ये भी गोल्डस्मिथ की रचना है और एकांतवासी योगी से इसका ये अनुदित रचना है, यानी अनुवाद किया गया है। डेजर्ट विलेज गोल्डस्मिथ की है, उजड़ ग्राम से अनुदित है ये रचना। ट्रेवल गोल्डस्मिथ की रचना है, शांत प्रतीक से अनुदित की गई है। ऋतु संहार कालिदास की है और ऋतु संहार नाम से ही ये अनुदित है और ये श्रीधर पाठक है, इनके द्वारा अनुदित की गई है, यानी इनका अनुवाद किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्रतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो कौन कहा जाता है? श्रीधर पाठक कहे जाते हैं। पीछे क्वेश्चन आया था भैया। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम स्वतंत्रतावादी कवि हैं। इसके द्वारा रचित मौलिक और अनुदित रचनाएं इस प्रकार है। मौलिक रचनाएं हैं वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत, जगत सच्चाई सार, सर्वणीय वीणा, सर्वज्ञ वीणा, सांध्याटन, गुणवंत हेमंत आदि भाई। तो ये तो इनकी मौलिक रचनाएं श्रीधर पाठक की। अनुदित रचनाएं देखते इनकी गडरिये और दार्शनिक, एकांतवासी योगी, उज्जड़ ग्राम, शांत पथिक, ऋतु संहार आदि श्रीधर पाठक की ही रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है भाई? ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी रचना जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की नहीं है वो हमें बतानी है। तो विचित्र विवाह, वेदी वनवास, चौके चौकते, चुपते चौकते। तो विचित्र विवाह ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना नहीं है। ये आंसर अपना ठीक रहेगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है प्रिय प्रवास, हरिओद सतसई, मरम स्पर्श, कल्पलता, कृष्णस्तक, प्रेम प्रपंच, रसिक रहस्य, प्रेम बाबू वारिदी, प्रेम बाबू प्रवाह, फूल पत्ते, ग्राम गीत, वेदी वनवास, पद्य परसून, चुपते चौपते, चौके चौपते, पारिजात, पोलचार, रस कलश, ये रीति ग्रंथ है। रस कलश, विचित्र विवाह रामचरित उपाध्याय द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिन्हें कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्यिक सुधारकर उपाधियों से विभूषित किया गया है। भाई द्विवेदी युग का ऐसा कौन सा साहित्यकार है जिनको भी कविता कामनी कांत कहा जाता है, भारतेंदु प्रगेंदु कहा जाता है, साहित्यिक सुधारक कहा जाता है। ठीक है, इन उपाधियों से उनको विभूषित किया गया है। तो नाथूराम शर्मा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, रामधारी सिंह दिनकर है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो भाई नाथूराम शर्मा शंकर है भाई, और द्विवेदी युग के कवि रहेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आंसर बिल्कुल ठीक है। द्विवेदी युग के साहित्यकार नाथूराम शर्मा शंकर को कविता कामनी कांत, भारतेंदु प्रगेंदु, साहित्य सुधार आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। इनके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। ये काफी महत्वपूर्ण इनका काव्य ग्रंथ है गर्भरंडा रहस्य। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना नहीं है। तो कौन सी इनकी रचना नहीं है? सिद्धराज है, जय भारत है, हिडिंबा भी है, लेकिन कृषक क्रंदन इनकी रचना नहीं है। ठीक है, ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना रहेगी। ठीक है, डी आंसर अपना ठीक है। कृषक क्रंदन मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है, बल्कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की रचना है। स्नेही की अन्य रचनाएं है प्रेम पंचेसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल आदि भाई। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आज की क्लास में भी मैंने आपको 37 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और एक क्लास और होगी, फिर हमारा द्विवेदी युग क्या है समाप्त हो जाएगा और छायावाद स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूले भाई।
और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। पीडीएफ क्लास की आपको वहीं पर मिलती है। और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।